दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। 24 फरवरी 2026 को रसिया यूक्रेन वार के 4 साल पूरे हो जाएंगे। तो आज बात करेंगे कि क्या रसिया अपने मकसद में कामयाब हो पाया। क्या रसिया ने ये सोचा था कि यह लड़ाई 4 साल चलेगी और ज्यों की त्यों रहेगी। क्या पुतिन ने रणनीतिक रूप से गलती की है, क्या उनका कैलकुलेशन गलत निकला यूक्रेन पर युद्ध करने का, या क्या परिणाम हुआ रूस के लोगों पर और यूक्रेन के लोगों पर। क्या युद्ध समस्याओं का समाधान है, इससे क्या मैसेज निकल के आता है। तो दोस्तों आज की चर्चा है, क्योंकि 24 फरवरी को 4 साल पूरे हो जाएंगे। आज इस पर बात करते हैं। 24 फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत की और उनका अपना स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन था कि यूक्रेन को नाटो से में जाने से रोकना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में यूक्रेन जाना चाहता था, अभी भी जाना चाहता है, और रसिया नहीं चाहता था, पुतिन नहीं चाहते थे कि यूक्रेन नाटो में जाए। यूक्रेन के नाटो ज्वाइन करने से नाटो के सैनिक अड्डे यूक्रेन में बनते और रसिया का बहुत बड़ी बॉर्डर का जो उनका सीमा है वो यूक्रेन से लगती है। इससे रसिया को इस बात का डर आया कि वहाँ पर बॉर्डर इलाकों में सैनिक अड्डे नाटो के बनेंगे तो रसिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा नाटो के निशाने पर होगा, उसकी हद में आ जाएगा, जद में। इसकी इन्हीं आपत्तियों को लेकर के उन्होंने उस पर हमला किया यूक्रेन पर। और सच्चाई ये है कि बहुत बड़ी मिलिट्री कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई। किससे? मिस्टर पुतिन से। पुतिन एक तानाशाह हैं जो हार्ड पावर में विश्वास करते हैं। उन्हें आम जनता की तकलीफों से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। जितने भी तानाशाह होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। अब पुतिन का ये कैलकुलेशन था कि यूक्रेन को वो 10 दिन के अंदर मजबूर कर देंगे सरेंडर करने के लिए अपने टर्म्स पर। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक मिस्टेक थी पुतिन की और पुतिन के सलाहकारों की। चूंकि पुतिन तानाशाह है तो इसलिए ऐसे तानाशाहों के सलाहकार भी ईमानदारी से सलाह नहीं दे पाते। उन्हें डर होता है मार खाने का, उन्हें डर होता है मारे जाने का कि तानाशाह क्या है, उसके हिसाब से आपने सलाह नहीं दिया तुरंत ही आपको अरेस्ट करा के जेल में डाल देगा। कोई सुनवाई नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं। तो तानाशाहों के जो सलाहकार होते हैं एक्चुअली वो वही बोलते हैं जो तानाशाह सुनना चाहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, तानाशाह को कभी भी ऑनेस्ट एडवाइस देने वाले फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं। तानाशाह चापलूसों से घिरा होता है और चापलूस हमेशा उसको वो चीज़ एडवाइस करेंगे उसका माइंड रीड करके कि जो वो सुनना चाहता है। पुतिन के सलाहकारों ने भी शायद यही राय दी होगी, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट ने, कि यूक्रेन 10 दिन में सरेंडर कर देगा। दिस वार was to be finished within 10 days। आज 4 साल हो गए। 24 तारीख को 4 साल हो जाएंगे रसिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया। 4 साल, 10 दिन की लड़ाई कहाँ खींची, 4 साल तक। पुतिन इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? उन्होंने कैसे ये सोच लिया कि ये लड़ाई यूक्रेन अकेले लड़ेगा? जब आपने ये प्लानिंग की, जब आपने ये स्ट्रेटजी सेटअप की कि 10 दिन के अंदर यूक्रेन सरेंडर कर देगा, यूक्रेन को ओवर पावर कर लेंगे, सब्जुगेट कर लेंगे, आप ये कैसे भूल गए कि यूक्रेन को कहीं से भी सहायता नहीं आएगी? आपने ये कैसे सोच लिया कि कोई भी वर्ल्ड की कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट करने नहीं आएगी? जबकि अमेरिका लगातार बात कर रहा था और यूक्रेन नाटो में ही जाना चाहता था, जो यूरोपियन देशों की और अमेरिका का अलायंस है, अमेरिका की लीडरशिप में है। तो इतनी बड़ी भूल आपने कैसे की मिस्टर पुतिन कि ये सोच लिया कि अमेरिका और नाटो से इनको सपोर्ट यूक्रेन को नहीं आएगा। जेलेंस्की को आया सपोर्ट, आप जेलेंस्की को कुर्सी से हटा भी नहीं पाए। आपका मकसद यही था कि जेलेंस्की कुर्सी छोड़े, हट जाए तो कोई और प्रेसिडेंट बनेगा तो वो रसिया के फेवर में डिसीजंस लेगा।
रूस में कितनी तबाही हुई है इसके बारे में बहुत कम जानकारी है या नहीं के बराबर जानकारी है। 4 साल की लड़ाई लंबी लड़ाई होती है, 4 साल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इसका असर रसिया की इकॉनमी पर बहुत पड़ा और बहुत लोग मारे गए होंगे। एक अनुमान के हिसाब से, हालांकि ये जो भी एस्टिमेट आ रहे हैं, जो भी सर्वे है या जो थिंक टैंक है, वो सब अमेरिका बेस्ड है, अमेरिकन है, तो बहुत ज़्यादा उनको निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। अमेरिकन बेस्ड हैं जितने भी, क्योंकि रसिया से तो कोई रिपोर्ट है नहीं कि हाँ भाई कोई डेटा निकल के आए कि हाँ इतने सोल्जर मारे गए, इतने सिविलियन मारे गए, इतना इकॉनमी को लॉस हुआ, तो रसिया से कोई न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन एक थिंक टैंक है, दो उसमें अमेरिकन्स हैं, तो उनका एक का कहना है कि 1.2 मिलियन, करीब 12 लाख लोग मारे गए हैं रसिया में, जो कि थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, ये वास्तविकता से परे है। हाँ, एक रिपोर्ट और कहती है कि 5 लाख से 6 लाख लोगों के मारे जाने की खबर है यूक्रेन रसिया मिला करके। ये थोड़ा रियलिस्टिक हो सकता है, ये संभव है कि रसिया और यूक्रेन मिला के 5 से 6 लाख लोग मारे गए हों। और इतनी बड़ी तबाही हुई है जितनी कि इसमें क्या कहते हैं कि हो सकती है, किसी भी युद्ध में इतनी बड़ी तबाही होती है। आप समझिए कि रिपोर्ट्स नहीं है, नहीं, रसिया की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि चूंकि लड़ाई 4 साल से युद्ध में रसिया है, तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया है। कहने का मतलब है जो सैनिक साजो सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसमें उत्पादन तेजी से बढ़ गया है, काम ही हो रहा है। तमाम दूसरी कंपनियों से लेबर लगा करके उसमें काम कराए जा रहे हैं। तो अन्य प्रोडक्शन की दूसरी जो चीज़ें हैं, जो सिविलियन प्रोडक्शन है, उसमें लेबर शॉर्टेज रसिया में बहुत हो गया है, क्योंकि जितना भी लेबर पावर है वो सब लग गया है किसमें, मिलिट्री प्रोडक्शन में लग गया है। अब इससे बात एक हुई है कि एक युद्ध जो वॉर इकोनॉमी में, युद्धकालीन इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा है। जब प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा है तो उनका जो है इकोनॉमी ग्रो की है। रसिया इस 4 सालों में 11वें पोजीशन में था, 11 मतलब 11th बिगेस्ट इकोनॉमी थी वर्ल्ड की रसिया, अभी वो 9 पे आ गई है। तो एक इम्पैक्ट इसलिए है कि वार प्रोडक्शन बड़े स्केल पे चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है उसमें, तो इसलिए वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है उनकी, ऐसा दिख रहा है। इकोनॉमी आंकड़ों का विषय है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, तो वहाँ ऐसा दिख रहा है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेबर की कमी है, वॉलंटियर्स लड़ रहे हैं। अब रसिया का सारा पैसा जो है, जो एनर्जी और ऑयल बेच रहे हैं, उससे आ रहा है, तो उसी से वो मशीनरी चल रही है, उनकी वॉर मशीनरी। जो ट्रम्प कहते हैं ना कि इंडिया भी रशियन ऑयल खरीद रहा है, तो कि इंडिया रशियन जो है वॉर मशीनरी को एक्चुअली फंड कर रहा है। इंडिया इज नॉट बाइंग ऑयल, एक्चुअली इट्स हेल्पिंग रशियन वॉर मशीनरी। तो चूंकि वो पैसा जा रहा है, पैसा वॉर में लग रहा है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। कुल मिलाकर के समझिए 5 से 6 लोगों की बात तो समझ में आ रही है कि इतने लोग मारे गए। यूक्रेन पूरी तरह से तबाह टूट फूट चुका है। रशियन इकॉनमी की स्थिति भी खराबी होगी, भले ही आंकड़े बना रहे हो कि 11 से 9वें इकॉनमी आ गई है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, तानाशाह है। छोटे मोटे प्रदर्शन भी रसिया में हुए थे। अब सवाल ये है कि ये युद्ध जाएगा कहाँ। बातचीत के तमाम प्रयास चल रहे हैं, लेकिन कोई भी ठोस रिजल्ट सामने नहीं आया। रसिया ने जो सोचा था कि 10 दिन में लड़ाई समाप्त हो जाएगी और यूक्रेन को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे, शायद कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ। और जिस तरह से रीइंफोर्समेंट आई अमेरिका से, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस से, जर्मनी से, सभी बड़े देशों से, नेटो से, यूक्रेन लड़ रहा है, जेलेंस्की साहब लड़ रहे हैं। अब जेलेंस्की साहब कार्टूनिस्ट थे, वो कॉमेडी करते थे, नॉट कार्टूनिस्ट,
कॉमेडियन, फिल्मों में हीरो थे, वो कॉमेडियन थे, का रोल करते थे। उन्होंने पॉलिटिक्स को भी कॉमेडी समझ लिया। उन्होंने ये समझ लिया कि ये भी कॉमेडी है। आप दूसरों, ठीक है, मानते हैं कि आपने 10 दिन चलने वाली लड़ाई को आपने 4 साल तक आप खींच लिए और लड़ाई अभी भी चली रही है, किसी भी निर्णायक पोजीशन पे नहीं है, लेकिन आपने ये लड़ाई खींची है अपने दम पर नहीं जेलेंस्की साहब, ये लड़ाई आपने खींची है अमेरिका और यूरोपियन के द्वारा सप्लाई की हुई, आपूर्ति की हुई सैनिक साजो सामान के दम पर। जिस तरह से ड्रोन के हमले शुरू किए आपने, जिस तरह से जितना सैनिक साजो सामान हो सकता है उतना अमेरिका ने, नाटो ने दिया है, आप लड़ रहे हो। तो आप ये अपने दम पर नहीं लड़ रहे हैं जेलेंस्की साहब, आप दूसरों के दम पर लड़ रहे हैं, दूसरों के दम पर लड़ रहे हैं। और तबाही किसकी हो रही है? मारे कौन से लोग जा रहे हैं? पूरा यूक्रेन टूट चुका है, मारे जा रहे हैं यूक्रेनियंस। कितने यूक्रेनियन मारे गए? लाखों। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका सब टूटा है, बिल्डिंगें और सारा कुछ, उसको बनाने में 50 साल लग जाएंगे फिर से पटरी पर आने पर। आप दूसरों के दम पर आप लड़ने जा रहे हो, अपने दम पर नहीं। आपको नाटो में क्यों जाना चाहिए? 1991 में जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हो रहा था और ये हुआ कि अब कोल्ड वार खत्म हो जाएगा, उस टाइम पर मिखाइल गोर्बाचेव रसिया के प्रेसिडेंट थे, सोवियत यूनियन के, उस टाइम पर जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, तो उस टाइम पर ही नाटो कंट्रीज ने ये उनसे वादा किया था कि अब नाटो का कोई ईस्टवर्ड, पूरब की तरफ कोई भी प्रसार नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा। ये वादा था उनका ओपन, कि रसिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है, रसिया को फिर से एक मिलिट्री अलायंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोल्ड वार खत्म हो गया, नाटो का मकसद खत्म हो गया। एक्चुअली नाटो बना ही था कोल्ड वार के दिनों के लिए, कोल्ड वार की सिचुएशन में। जब कोल्ड वार खत्म हो गया तो नाटो अप्रासंगिक हो गया, इररिलेवेंट हो गया। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने, सबने ये भरोसा दिया था कि नाटो का ईस्टवर्ड, मतलब रसिया की तरफ एक्सपेंशन नहीं होगा, या रसिया की जो पुरानी फेडरल यूनिट्स थी उनकी तरफ उसका बाढ़ नहीं होगा, वो लोग नाटो में नहीं लिए जाएंगे। लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा, एक एक करके कई देशों ने नाटो ज्वाइन किया। पोलैंड, जो रूस के साथी थे पुराने रसिया के, वो भी गए, पोलैंड वगैरह। अभी स्वीडन ने ज्वाइन किया। यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था, अभी किया नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास था इनका। सवाल ये है कि अगर ये बड़ा कहना आसान है कि पुतिन जिम्मेदार हैं ये युद्ध स्टार्ट करने के लिए, इसकी शुरुआत करने के लिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं समझी कि नाटो का विस्तार क्यों जरूरी है, वो भी ईस्टवर्ड, रसिया की तरफ। जब कोल्ड वार खत्म हो गया, राइवरली खत्म हो गई, विचारधारा की लड़ाई खत्म हो गई, कम्युनिज्म ही खत्म हो गया रसिया से, तो नाटो का विस्तार क्यों रसिया की तरफ? उसमें अमेरिका का स्वार्थ है। रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, हालांकि देखिए इसमें यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रसिया बिगेस्ट कंट्री है और यूक्रेन सेकेंड बिगेस्ट कंट्री है। अब रसिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि रसिया जैसे ही पीसफुल कंडीशन में आएगा, उसका इकोनॉमी एक बार तेजी पकड़ेगा तो फिर वो भी सुपर पावर बनेगा, क्योंकि उसके पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं। यह बात अमेरिका को पसंद नहीं है। वो उस संभावनाओं को ही खत्म कर देना चाहता है कि रसिया कभी, जो कम्युनिज्म के दबाव से टूट चुका था, वो फिर से उभर कर सामने आए। यहाँ पे अमेरिकन पॉलिटिक्स है, नाटो पॉलिटिक्स है कि रसिया कभी भी ऊपर ना आने पाए। अब उसके पास इतने संसाधन हैं, इतना बड़ा देश है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ऊपर नहीं आएगा? अब तो डेमोक्रेसी आ गई, अब तो मतलब डिक्टेटरशिप जो भी है, कम्युनिज्म खत्म हो गया।
यही वजह है कि यूक्रेन जैसे देशों को नाटो में लाने की कवायद शुरू हुई और रसिया को युद्ध में उलझाने की कोशिश हुई, ताकि रसिया जितना बर्बाद रहेगा उतना ही इसके पावर बनने की संभावनाएं कम रहेंगी। तो रसिया को युद्ध में उलझाया गया, ऐसी सिचुएशन बनाई गई, ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि रसिया युद्ध में जाए, उलझे। अब सारा उसके रिसोर्स कहाँ लग रहे हैं? युद्ध में लग गए, उसका ग्रोथ रुक गया, किसी भी कंट्री का ग्रोथ रुक गया। जेलेंस्की इसमें बलि का बकरा बन गया, बेवकूफ बन गया, बेवकूफ है भी वो। उसने इस बात को रियलाइज नहीं किया कि रसिया का ताकत क्या है, रसिया का पावर क्या है। और तुम्हारी खुद की औकात नहीं, तुम दूसरों के दम पर लड़ रहे हो, हाथी से लड़ रहे हो, चींटी हाथी से लड़ रही है। यूक्रेन का वो हाल है। अभी आज अमेरिका सपोर्ट वापस ले ले, नाटो अपना सपोर्ट बंद कर दे, यूक्रेन बस 2 मिनट में हवा हो जाएगा रूस के सामने। तो ठीक है, आप लड़ रहे हो उनके सपोर्ट से, मारे कौन से लोग जा रहे हैं? यूक्रेनियंस। आप दूसरे लोगों से, जो ट्रांस अटलांटिक इतनी दूर के लोग हैं, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के लोग, उनके भरोसे पर आप अपनी ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हो। रोज़ लोग मारे जा रहे हैं, यूक्रेनियंस मारे जा रहे हैं, इनोसेंट यूक्रेनियंस मारे जा रहे हैं, और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर टूट के ध्वस्त हो चुका है। नुकसान किसका हो रहा है? ऊपर से ट्रंप ने तुमको मजबूर किया, रेयर अर्थ के लिए तुमने एग्रीमेंट किया, बिना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हुए साइन किया। मजबूर हो, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अपने आप को तुमने खाली शान दिखाने के लिए कि हम रसिया से लड़ रहे हैं, पूरी तरह से आपने ट्रंप के हाथों अपने आप को सरेंडर कर दिया है। जो लड़ाई रसिया ने सोचा था कि 10 दिन में ख़त्म होगी, वो लड़ाई के 4 साल हो गए, 1450 दिन से ऊपर हो चुका है। 10 दिन में ख़त्म होने वाली लड़ाई। कुल मिला के बात यह है कि युद्ध समाधान नहीं है। रूस में तानाशाही है पुतिन की, नहीं तो बहुत सारी खबरें आती कि अर्थव्यवस्था कितनी बर्बादी हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने सैनिक लोगों की मृत्यु हुई है, कितने सिविलियंस मारे गए हैं, क्या वहाँ पर हालात हैं। रसिया में महंगाई चरम पर है, फूड प्राइसेस बहुत महंगे हो चुके हैं, बहुत महंगे हो चुके हैं। होगा ही नेचुरली, सारा संसाधन तो युद्ध में लगा हुआ है, लड़ाई में लगा हुआ है, तो बुरा हाल है। लेकिन क्या है, मीडिया पूरी तरह से पुतिन के पैरों के नीचे है। तो जो दबा दिया, जो खबर उनसे कहा जाएगा वही खबर वो चलाएंगे, उसके अलावा कुछ चलने वाला नहीं है। यूक्रेन भी अपने लोगों की तबाही कर रहा है दूसरों के दम पर, और कर्जा। अब इसको ये नहीं समझ में आ रहा जेलेंस्की को कि कल को रिकंस्ट्रक्शन होगा, लड़ाई रुक जाएगी, पूरा निर्माण कराना पड़ेगा। तो ये नाटो कंट्रीज और अमेरिका तुम्हें कोई खराद देने वाले नहीं है, वो तुमको लोन देंगे, कर्जा देंगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और कंस्ट्रक्शन का काम भी उन्हीं की कंपनियां लेंगी। पूरी तरह से तुम कर्जे में डूब के जाओगे, बर्बाद हो जाओगे युद्ध रुकने के बाद भी, और फायदा कुछ नहीं निकल के आएगा। अंत में समाधान लड़ाई का यही होता है कि दोनों पक्ष सहमत हो जाएंगे कि भाई लड़ाई रोको, बाकी बात बाद में करेंगे। ये हुआ है, और क्या होता है। तो पूरी तरह से बर्बाद है, 4 साल की लड़ाई हो चुकी है, और आज भी कुछ भी दिशाहीनता है, एकदम डायरेक्शनलेस है कि ये लड़ाई कहाँ जा रही है। अब एक तानाशाह उधर, एक तानाशाह इधर, और जनता पिस रही है। युद्ध में एक बात कुछ पक्का हो नहीं हो, एक बात बिल्कुल साफ है कि पिसती आम जनता ही है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।